नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यूज ऑन मैप वर्ल्ड प्रोग्राम में। हम बात करने वाले हैं उन मानचित्र पर आधारित प्रश्नों के बारे में जो आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये वो सवाल होते हैं जो कि ऐसे स्थानों के साथ आते हैं आपके लिए जो स्थान चर्चा में है, और चर्चा में जो स्थान है उसी से मैप बेस्ड क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से, और सवाल है नील नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमने इस पर आपको ये जो सवाल पूछा था पिछले सप्ताह पूछा था, कई लोगों ने जवाब भी दिया था। चलिए इसके सही जवाब तक पहुंचते हैं। पहला है, भूमध्य सागर में अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने से पहले यह मिस्र और 10 अन्य अफ्रीकी देशों से होकर गुजरती है। फिर है दूसरा कि नील नदी दो मुख्य धाराओं से बनती है जिनका नाम है ब्लू नील और व्हाइट नील। उपर्युक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी सभी तीन और डी कोई भी नहीं। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए शुरुआत करते हैं भूमध्य सागर में अपने अंतिम बिंदु तक पहुंचने से पहले। तो नील नदी कहां जाती है? भूमध्य सागर में जाती है। अब यह अफ्रीका में जो शुरू होती है, लेक विक्टोरिया से शुरू होती है, और लेक विक्टोरिया से शुरू होते हुए यह पहुंचती है भूमध्य सागर इजिप्ट होते हुए। अब बात यह है कि इसकी कई धाराएं, 3 धाराएं हैं। सबसे पहले ब्लू नील है, व्हाइट नील है, और इसके अलावा एक और है। बताइए क्या है उसका नाम, कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए अब देखें, अटबारा। तो तीसरा कौन सा है? अटबारा। तो पहला कौन सा है? ब्लू। दूसरा कौन सा है? व्हाइट। तो अब 3 हो गए आपके पास नाम। इसमें जो स्टेटमेंट है क्या कहा है? 2 मुख्य धाराओं में। तो चलिए एक तो हट गया आपका, तो ये गलत हो गया। अब शुरुआत कहां से होती है? व्हाइट नील के साथ में यहां से होती है, फिर ब्लू नील भी है, फिर उसके बाद इथियोपिया में ही इसके ऊपरी क्षेत्र से यहां से अटवारा वाली भी है। तो हो गई 3। ठीक है। अब लेकिन जो 10 देशों की बात हुई है, तो यहां से अगर हम काउंट करेंगे, जहां से इसकी शुरुआत हुई है, तो शुरुआत से हम काउंट करते हुए चलें तो बुरुंडी है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो तंजानिया दिखाई देगा, तंजानिया है, फिर उसके बाद रवांडा है, फिर उसके बाद कांगो है, फिर उसके बाद केन्या है, फिर उसके बाद युगांडा है, फिर उसके बाद सूडान है, फिर उसके बाद इथियोपिया है, फिर उसके बाद दक्षिण सूडान है। आप सारे देख सकते हैं, दक्षिण सूडान भी है, सूडान भी है, और इजिप्ट तो है ही, क्योंकि इसने कहा है मिस्र तथा 10 अन्य देशों। तो ये सारे देश वहां पे आपको मिलेंगे एक तरफ से। ये चूंकि लेक है, लेक से कई देश घिरे हैं, उसको हमने लेते हुए आगे बढ़े। और उसके बाद जो ये देश है जहां से बाकी दूसरी धारा भी है, इथियोपिया की अगर हम बात करें, तो इथियोपिया को भी हमें काउंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? पहला स्टेटमेंट तो आपका देखिए गलत है, और इसमें से पहला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरा वाला गलत है। कितने कथन सही हैं बताइए? केवल एक कथन सही है कि दोनों सही हैं? केवल एक कथन सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। साइप्रस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब साइप्रस में अभी हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री जी की यात्रा हुई, और G7 शिखर सम्मेलन के लिए वो कनाडा जा रहे थे, और कनाडा जाने के पहले वो चले गए साइप्रस। और साइप्रस में पिछले 23 साल बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया है, तो अपने आप में एक बड़ी बात है। अब यहाँ पे देखिए साइप्रस में वहां जब वो गए तो उन्हें एक सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया, तो काफी चर्चा में रहा। तो साइप्रस भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और यह यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका के चौराहे पर है। अब यहाँ पे पहला स्टेटमेंट के बाद दूसरा देखिए। संयुक्त राष्ट्र साइप्रस गणराज्य दक्षिण और तुर्की उत्तरी साइप्रस गणराज्य उत्तर के बीच स्थित निगरानी हेतु एक शांति रक्षक बल बनाए रखता है। फिर आपको बताना है कौन सा इसमें से सही है या है। अब आप देखिए पहला वाला, साइप्रस भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है। साइप्रस भूमध्य सागर में एक द्वीपीय देश तो है, पर क्या वो सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा नहीं है, वो तीसरे नंबर का सबसे बड़ा है। तो साइप्रस जो है भूमध्य सागर में पूर्व की तरफ जाएंगे तो पूर्व की तरफ मिलेगा, लेकिन इसके पश्चिम में अगर हम जाएं तो हमें मिलेगा सिसिली, जो इटली का है। वो द्वीप सबसे बड़ा है। उसके बाद सार्डिनिया है। तो यहां पे सबसे बड़ा द्वीप है क्या? नहीं है। अगर यह लिखा होता कि सबसे बड़ा द्वीपीय देश है तो एक बार हम सोचते, क्योंकि सिसिली देश नहीं है। चलिए अब यह बात समझ में आ गई कि पहला वाला तो गलत है। दूसरा वाला, संयुक्त राष्ट्र साइप्रस गणराज्य और तुर्की उत्तरी साइप्रस गणराज्य के बीच स्थित निगरानी हेतु एक शांति रक्षक बल बनाए रखता है। क्यों बनाए रखता है? दरअसल देखिए हुआ यह था कि इस साइप्रस में 1974 के दौरान एक ऐसी स्थिति बनी कि
मिस्र और साइप्रस के बीच में ठीक नहीं रहे हालात, और उन हालातों के चलते 1974 में तुर्की ने आक्रमण किया, और आक्रमण के चलते साइप्रस का एक उत्तरी हिस्सा जो था, जहां पे तुर्की ने अपना एक अधिकार स्थापित कर लिया, और इसके विभाजन से तुर्की उत्तरी साइप्रस गणराज्य बन गया। तो तुर्की उत्तरी साइप्रस और दक्षिण में साइप्रस गणराज्य हो गया। इनके बीच में जो सीमा है संयुक्त राष्ट्र ने द्वारा निर्धारित की गई, जिसको हम कह देते हैं ये ग्रीन लाइन है, या हम कह देते हैं बफर जोन है। तो इस बफर जोन की ही बात इसमें हो रही है। तो यहाँ पे दूसरी वाली शांति रक्षक बल बनाए गए हैं, बनाए रखता है, ये बात सही है संयुक्त राष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र यहाँ पे शांति रक्षक बल बनाए रखता है, वो जगह कौन सी है, तो वो ग्रीन लाइन ही है, बफर जोन ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला तो इसमें से सही नहीं है, लेकिन दूसरा वाला इसमें सही है, तो केवल 2 बात सही है। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये जानकारी आपके सामने है। अब आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा देश नाइजीरिया के साथ सीमा साझा करता है? नाइजर, चाड, कैमरून, बेनिन। पहले पता होना चाहिए कि किस महाद्वीप से संबंधित है, अफ्रीका से। चलिए देखते हैं। सबसे पहले नाइजीरिया को देखना होगा, क्योंकि नाइजीरिया के संदर्भ में बोल रहा है, तो नाइजीरिया को हमने नक्शे पे देखा। अब से लगे हुए देश देखिए कौन कौन से हैं। पश्चिम में देखें तो बेनिन है, और उत्तर की तरफ बढ़ते हैं तो नाइजर है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो देखिए कहां पहुंचेंगे, कैमरून है। अब उसके बाद आगे आ जाइए, बेनिन मिला था, देखिए बेनिन मिला था, नाइजर मिला था, ठीक है। अब कैमरून और चाड बचा हुआ है, क्या ये दोनों मिले हैं? गेस कीजिए, ये कैमरून है। चाड कहां पे है? चाड यहाँ पे है, तो आप बोलेंगे चाड तो यहाँ पे है, तो चाड तो कैमरून बीच में है, चाड के बीच में कैमरून, फिर नाइजीरिया। लेकिन इसके लिए आप थोड़ा और ऊपर आके यहाँ पे देखें तो ये वो क्षेत्र है जहां पे वो सीमा मिल जाएगी। तो स्पष्ट हो गया, अगर चारों हैं तो हम कहेंगे डी, 1, 2, 3 और 4। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, होर्मुज जलडमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ने वाला एक संकीर्ण जलमार्ग है। दूसरा, ईरान इसके उत्तर में स्थित है, जबकि संयुक्त अरब अमीरात और मुसंदम यानी कि जो ओमान का ही एक हिस्सा है, इसके दक्षिण में स्थित है। आपको बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। चलिए बताइए क्या होगा सही जवाब। अब चलिए इसको एक बार देखिए, होर्मुज जलडमरू मध्य के संदर्भ में कह रहा है ना, तो हमें पता होना चाहिए होर्मुज कहाँ है। होर्मुज है कहाँ पे, इस जगह पे है। अब ये जगह क्या है, पर्शियन गल्फ से जब हम पूर्व की तरफ आएंगे तो हमें होर्मुज जल संधि मिलेगी, और इसको क्रॉस करेंगे तो आगे हम बढ़ जाएंगे अरेबियन सी में। तो अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ को जोड़ने वाला है, और इसके अलावा एक तरफ इसके ये ईरान का क्षेत्र है, और नीचे अगर आप देखें तो देखिए क्या कह रहा है, संयुक्त अरब अमीरात और मुसंदम इसके दक्षिण में है। तो इसके दक्षिण में ये जो देखें तो ये जो छोटा सा एक क्षेत्र है मुसंदम है, और ये ओमान का ही है, और बाकी जो पार्ट है वो यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये तो बात सही हो गई। और ये जो संकीर्ण रास्ता है बहुत ज्यादा नहीं, 34-39 किलोमीटर के बीच का है लगभग, अलग अलग सोर्स में अलग अलग जानकारी मिलेगी, लेकिन मुख्य बात ये बहुत सकरा रास्ता है, लेकिन एक बहुत बड़ा व्यापार इस रास्ते से होता है। 20% जो व्यापार तेल का होता है जो इसी रास्ते से होता है, तो इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाती है। तो अब यहां पे पहले वाला हमने देखा स्टेटमेंट हमें सही मिल गया, दूसरा हमने देखा तो ये भी हमें सही मिल गया, दोनों सही मिल गया, मतलब सी हमारा सही जवाब हो गया। अब चलिए आगे देखते हैं, जॉर्डन घाटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह दक्षिण पश्चिमी एशिया में स्थित एक रिफ्ट वैली है। दूसरा है, यह जॉर्डन नदी के किनारे स्थित है और इजराइल एवं पश्चिमी तट के साथ जॉर्डन की पश्चिमी सीमा बनाता है। और तीसरा है, जॉर्डन घाटी में स्थित डेड सी पृथ्वी की सतह पर सबसे निचला प्राकृतिक बिंदु है। अब आपको इसमें से बताना है उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या से सही है या है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 और डी हो गया 1, 2 और 3। तो बताइए क्या होगा। जॉर्डन घाटी पहले हमें पता होना चाहिए कहां है, तो आइए नक्शे पर देखिए, ये आपको इजराइल दिख रहा है, इजराइल और वेस्ट बैंक से हम देखें तो ये उसके पूर्व में है, और इधर क्या है, जॉर्डन है। तो इनके बीच में एक प्राकृतिक सीमा इस घाटी के माध्यम से बन जाती है। टेक्टोनिक प्लेटों की वजह से यह घाटी बनी हुई है, तो घाटी मतलब काफी गहरी है। तो यह दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक रिफ्ट वैली है। तो ये कहां पे है, क्या ये दक्षिण पश्चिम एशिया में है? इजराइल वाला क्षेत्र दक्षिण पश्चिम एशिया में आता है, ठीक है। फिर यह जॉर्डन नदी के किनारे स्थित है और इजराइल एवं पश्चिमी तट के साथ जॉर्डन की पश्चिमी सीमा बनाती है, तो यह भी सही है।
हमने ये देखा था, और ये जॉर्डन नदी के किनारे भी है, यहाँ पे जॉर्डन नदी भी है, तो ये जानकारी भी सही है। फिर तीसरा, जॉर्डन घाटी में स्थित डेड सी पृथ्वी की सतह पर सबसे निचला प्राकृतिक बिंदु है। सबसे निचला, कितना निचला है? 430 मीटर। 430 मीटर की गहराई पर है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इससे नीचे कुछ है नहीं, इस घाटी से नीचे कोई घाटी और दूसरी दुनिया में है नहीं। तो ये बात भी सही है, तीनों ही बातें सही है, तो हम कहेंगे डी हमारा सही जवाब हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। मलक्का जलडमरू मध्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह हिंद महासागर में स्थित अंडमान सागर को प्रशांत महासागर में स्थित दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। दूसरा, यह पूर्व में इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा और पश्चिम में प्रायद्वीपीय मलेशिया तथा दक्षिणी थाईलैंड के बीच स्थित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी ना तो एक और ना ही दो। अब मलक्का जलडमरू मध्य के संदर्भ में पूछ रहा है, तो चलिए हम देखते हैं मलक्का जलडमरू मध्य कहाँ है, कहाँ है ये जल संधि। तो उसके लिए आपको जहां पे पहुंचना पड़ेगा, भारत है, भारत के दक्षिण पूर्व में। अब ये भारत के दक्षिण पूर्व में आते हैं, तो ये जो जगह है ये अंडमान सी है। अंडमान सी हिंद महासागर का भाग है, और इसी अंडमान सी से जब हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम ये रास्ते से निकलेंगे, तो हम ये कहां पहुंच जाएंगे? साउथ चाइना सी के तरफ, उसके पहले, और आगे इसके जावा सी है इसके पूर्व में। तो ये इंडोनेशिया वाला सुमात्रा द्वीप है, और इसके उत्तर में देखेंगे तो मलेशिया भी दिखाई देगा, और मलेशिया के बगल में यहाँ पे थाईलैंड है। तो मलेशिया, थाईलैंड और सुमात्रा जो इंडोनेशिया का पार्ट है, उसके बीच में ये मलक्का जल संधि है। चलिए समझते हैं। यह हिंद महासागर में स्थित अंडमान सागर को प्रशांत महासागर में स्थित दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। तो दक्षिण चीन सागर जो है किस महासागर के अंतर्गत आता है? प्रशांत महासागर के अगर। तो ये बात सही है, ये रास्ता ही ऐसा है। अब उसके बाद दूसरा, यह पूर्व में एशियाई इंडोनेशियाई द्वीप सुमात्रा और पश्चिम में प्रायद्वीपीय मलेशिया तथा दक्षिणी थाईलैंड के बीच स्थित है। क्या ऐसा है? बिल्कुल। पूर्व में तो ये सुमात्रा है, ये पूर्व का क्षेत्र, और इसी के पश्चिम में थोड़ा पीछे आएंगे तो ये मलेशिया दिखाई देगा, और मलेशिया के ही बगल में इंडोनेशिया है। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए पास से देखते हैं। ये आपका सुमात्रा हो गया पूर्व में, और इसके पश्चिम में थोड़ा सा बढ़ेंगे तो ये मलेशिया हो गया, और इसी के थोड़ा सा और पश्चिम में जाएंगे, उत्तर पश्चिम में, तो ये आपको थाईलैंड दिखाई देगा। और यही है मलक्का जल संधि इन दोनों के बीच में, और यह है साउथ चाइना सी, और यह है अंडमान सी। तो यहाँ पे जो बातें हैं, पहली वाली बात वो भी सही है कि दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है, और दूसरा कि ये इनके बीच स्थित है, तो ये भी सही है। यानी कि सही जवाब क्या हो गया? सी, एक और दो दोनों। चलिए आगे बढ़ें, आगे सवाल देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मार्ग और जुड़े हुए क्षेत्र। ए है लाल सागर, बी है पनामा नहर, सी है होर्मुज जलडमरू मध्य। अब जुड़े हुए क्षेत्रों को लेकर के देखना कितने युग्म सही सुमेलित हैं। लाल सागर के आगे भूमध्य सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। पनामा नहर के आगे है कि अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। होर्मुज जलडमरू मध्य लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। उपर्युक्त युग्मों से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? अब आप देखिए लाल सागर के लिए, ये आपको रेड सी दिखाई दे रहा है। जब गल्फ ऑफ अदन से आगे बढ़ेंगे, बाब अल मंदेब यहाँ पे जल संधि दिखाई देगी, और इससे आगे पहुंचेंगे तो लाल सागर आएगा, और इसके आगे जब हम बढ़ेंगे सुएज नहर से होते हुए तो हम मेडिटेरियन सी में पहुंचेंगे। अब यहाँ पे देखिए लाल सागर भूमध्य सागर यानी कि मेडिटेरियन सी को हिंद महासागर से जोड़ता है, तो ये हिंद महासागर वाला क्षेत्र है, और ये रेड सी बीच में है, और उसके आगे है मेडिटेरियन सी। बात तो सही है, तो पहला वाला सही है। दूसरा वाला, पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। पनामा नहर देखिए, ये पनामा नहर है, पनामा से गुजरती है। अब ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, ये पैसिफिक ओशियन है, और इसी को ये ऐसे जोड़ती है। तो अटलांटिक से हम पैसिफिक में चले जाते हैं, और ये अपने आप में मानव के द्वारा इस पे हस्तक्षेप करके एक वाटर बॉडी को विस्तृत करके, विस्तार देके और टेक्नोलॉजी लगा के इस नहर का निर्माण पूरा किया गया है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है, पहला सही है, दूसरा सही है, कितने युग्म सही सुमेलित हैं? क्या तीसरा भी सही है? तो उसके लिए होर्मुज जलडमरू मध्य याद कीजिए, अभी हमने पढ़ा था कि होर्मुज जलडमरू मध्य कहाँ पे है, और ये कह रहा है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। क्या सच में ऐसा है? आइए देखते हैं। ये आप देखिए, आपका हमने बताया था होर्मुज जलडमरू मध्य के लिए इस इमेज पे आ सकते हैं, आपके लिए और आसानी होगी। ये होर्मुज जलडमरू मध्य है, ये पर्शियन गल्फ है, ये अरेबियन सी है। अब क्या कह रहा है ये
सवाल पे देखिए, लाल सागर और अरदन की खाड़ी को जोड़ता है, उसका तो कोई रूल ही नहीं है, लाल सागर और अरदन की खाड़ी को तो जोड़ता ही नहीं है। रेड सी तो दूसरी तरफ है, होर्मुज जल संधि यहां पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमने पहले देखा था, ये वाला जो, इसके काफी नीचे जाएंगे, जब दक्षिण में जाएंगे तब हमें वो रास्ता मिलेगा, लेकिन वहां पे होर्मुज जल संधि में नहीं मिलेगा, लाल सागर भले मिल जाए। तो इसमें सही जवाब की बात करें तो कौन सा एक गलत था, तीसरा वाला सी। तो कितने गलत है, केवल एक गलत है, ए हमारा सही जवाब हो गया। चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। विश्व की सबसे ऊंची नाविक झील है, झील का 60% हिस्सा पेरू में स्थित है, जबकि शेष 40% हिस्सा बोलीविया का है। यह एक मोनोमिक्टिक झील है जिसमें केवल एक ही मौसम होता है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर किस झील का वर्णन करते हैं। एक विद्याजी झील, दूसरा है टिटिकाका झील, तीसरा है तांगानिका झील और चौथा है मार चिक्विता झील। सही जवाब इसका क्या होगा, देखिए इसका सही जवाब ये होगा, इन दोनों में से पहले एक को पकड़िए। यह विश्व की सबसे ऊंची नाविक झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील, अगर इतना भी पता चल गया तो आप पहचान जाएंगे किस झील का वर्णन हो रहा है। वो झील कौन सी है, टिटिकाका झील है। अब टिटिकाका झील जो है दो देशों से होकर जाती है, वो पेरू में भी है, बोलीविया में भी है। अब इसको चलिए तो यहां से देख लीजिए, ये लेक टिटिकाका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का जो नक्शा देख रहे हैं तो उसमें ये पेरू है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में है, और ये है उसके पेरू के पूर्व में बोलीविया, और इन दिनों के बीच में भी है लेक टिटिकाका। अब लेक टिटिकाका दोनों में है, लेकिन 60% इसका पेरू में है, 40 इसका बोलीविया में है। तो ये बात सही है तथ्यात्मक रूप से। दूसरा यह एक मोनोमिक्टिक झील है, इसमें केवल एक ही मौसम होता है। मोनोमिक्टिक झील का मतलब होता है कि उस झील का तापमान हमेशा एक जैसा ही रहता है, एक जैसा ही वो मौसम रहेगा। तो ये जानकारी भी तथ्यात्मक रूप से सही है, दोनों सही है, दोनों सही होंगी ही, हमें बस ये पहचानना है कि ये किसके लिए है। तो ये कह रहा है टिटिकाका झील के लिए। स्पष्ट हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। हमारा आज का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कैनापमा राष्ट्रीय उद्यान, एंजल फॉल्स, नाइका लाइनस और है माराकाबी झील, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र वेनेजुएला में मौजूद है। ए उपर्युक्त सभी, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2, 1, 2, 4 और डी है केवल 1, 3 और 4। तो इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।